जन्म से ही यान के पास यह क्षमता थी कि वह उन रेड लाइंस को देख सकती थी जो उन लोगों को जोड़ती हैं जिन्होंने आपस में नज़दीकी रिश्ते रखे हों। उसे समझ नहीं आता था कि ये रेखाएं क्या दर्शाती हैं, लेकिन उसे पता था कि सिर्फ वही इन्हें देख सकती है। धीरे धीरे जैसे वह बड़ी हुई, यान ने समझ लिया कि इन रेखाओं का क्या मतलब है, और उसने जो कुछ देखा उसकी तस्वीरें बनानी शुरू कर दीं। एक दिन उसकी बनाई ड्राइंग्स देखकर उसकी माँ को पता चल गया कि उसके पिता उसकी मौसी के साथ संबंध रख रहे हैं। गुस्से में उसकी माँ ने पिता पर चाकू से हमला कर दिया। पिता की मौत के बाद यान को एहसास हुआ कि उसका यह वरदान असल में श्राप है। उसने तय किया कि अब वह दूसरों को नुकसान से बचाने के लिए खुद को दुनिया से अलग कर लेगी। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते यान गहरी उदासी और अवसाद में डूब गई और उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार और कितने भी तरीकों से कोशिश की, वह कभी मर नहीं पाई। धीरे धीरे उसे पता चला कि लाल धागे देखने की शक्ति के साथ साथ वह इमॉर्टल भी है। चूंकि उसे इस बोझ के साथ जीना ही था, उसने ठान लिया कि वह यह पता लगाएगी कि ये लाल रेखाएं आखिर आई कहाँ से हैं, किसने इन्हें बनाया है, और क्या कोई और भी है जो इन्हें देख सकता है। शायद उन्हीं जवाबों में उसकी मुक्ति छुपी हो। एक दिन यान के पास सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत मिलने आती है, लेकिन यान दरवाज़ा खोलने से इनकार कर देती है। कई बार घंटी बजाने के बाद भी जब यान ने दरवाज़ा नहीं खोला तो युन नाम की वह महिला लौट गई, लेकिन जाते जाते फल का एक थैला उसके दरवाजे पर छोड़ गई। सालों से सिर्फ कैंड पीचेस खाने वाली यान ताज़े फलों का स्वाद छककर हैरान रह गई, और उसे महसूस हुआ कि खुद को घर में कैद करके वह जीवन के कितने सुखों से वंचित हो गई है। इसी बीच स्कूल की छत पर जाते वक्त सन नाम की लड़की पर कुछ लड़कियां हमला कर देती हैं, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय हाई उसे लात मारकर गिरा देती है। ही फिर सोन को बालों से घसीटकर धमकाती है कि अगर उसने प्रिंसिपल को बुलिंग के बारे में बताया तो वह उसे इमारत से नीचे फेंक देगी। इधर यान का चाचा, जो पुलिस में है, 29 वर्षीय एक महिला की हत्या की जांच कर रहा है जिसकी लाश उसके कमरे में मिली थी। शाम को यान देखती है कि युन फिर से उसके लिए फल छोड़ गई है। युन का लिखा हुआ नोट पढ़ते समय यान को उस हत्या के केस के बारे में खबर मिलती है। टीवी रिपोर्टर बताता है कि पीड़िता के गले पर निशान मिले हैं और घर में जबरदस्ती घुसपैठ के सबूत मौजूद हैं। टीवी देखते वक्त यान नोटिस करती है कि एक मोटरसाइकिल सवार उनकी बिल्डिंग की तरफ आ रहा है। अजीब बात यह थी कि उसके सिर पर सिर्फ एक ही लाल रेखा जुड़ी हुई थी। कुछ घंटे बाद वही मोटरसाइकिल की आवाज़ फिर सुनाई देती है। खिड़की से झांकते हुए यान देखती है कि वही आदमी युन की बिल्डिंग में चोरी करने घुस रहा है। युन की सुरक्षा के लिए चिंतित होकर यान पुलिस को फ़ोन कर देती है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह बाइक सवार दरअसल युन से ही जुड़ा हुआ है। यान जैसे ही देखती है कि दोनों गले मिल रहे हैं, वह हैरानी में फ़ोन काट देती है। अब वह पूरी तरह उलझन और अपने विचारों में खोई हुई है। अगले दिन रात भर काम करने के बाद हान घर लौटता है और देखता है कि उसकी भतीजी स्कूल नहीं गई है। जब वह घायल लड़की को देखता है तो उसे पता चलता है कि उस पर हमला हुआ है, लेकिन सन यह बताने से साफ मना कर देती है कि उसके साथ क्या हुआ। बालकनी में सांस लेने के लिए जाते हुए हान की नज़र यान की खिड़की पर पड़ती है और वह देखता है कि कांच को गत्ते से ढक रखा गया है। बाद में जब उसे पता चलता है कि पिछली रात पुलिस स्टेशन को इसी अपार्टमेंट से कॉल किया गया था, तो हान वहां जाने और घंटी बजाने का फैसला करता है। पीप होल से झांकते हुए यान देखती है कि उस आदमी के सिर पर सैकड़ों लाल रेखाएं जुड़ी हैं। फिर भी वह दरवाज़ा खोलकर अपनी गलती समझाने का निश्चय करती है। सफाई देने के बाद वह दरवाज़ा बंद कर देती है और हान वहां से चला जाता है। उसी शाम खाने के दौरान हान को पता चलता है कि जिस औरत की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली थी, उसका एक पूर्व प्रेमी है जो उसी बिल्डिंग में रहता है जहाँ यान रहती है। शक होने पर डोंग तड़के उसके फ्लैट में चोरी छुपे घुसता है और टॉर्च की मदद से एक स्टोर रूम पाता है जो संदिग्ध सामान से भरा हुआ है। उसी वक्त डोंग अपना मोबाइल निकालकर हान को कॉल करता है, लेकिन तभी जुंग लोहे की रॉड से उस पर हमला कर देता है। डॉन बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सिर पर चोट लगती है और वह बेहोश हो जाता है। अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर हान तुरंत गाड़ी तेजी से चलाकर उस बिल्डिंग की ओर निकलता है। उधर जंग पुलिस वाले को बांध देता है, हेलमेट पहनता है और सामने वाली बिल्डिंग की ओर बढ़ जाता है। उसे देखकर यान को फिर से महसूस होता है कि उसकी पड़ोसी युन खतरे में है। घबराकर यान रसोई से चाकू उठाती है और बाइक सवार के पीछे भागती है, लेकिन बिल्डिंग से बाहर निकलते ही उसे पैनिक अटैक होने लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। इधर जब युन दरवाज़ा खोलती है तो पहले अपने बॉयफ्रेंड को देखकर खुश होती है, लेकिन जल्दी ही नोटिस करती है कि उसकी नज़रें अजीब और डरावनी हैं। अचानक वह आदमी उसका गला पकड़ लेता है। अचानक वहाँ यान आ जाती है, लेकिन डर से जड़ हो चुकी युन कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहती है। उसी समय अपराधी यान के हाथ से चाकू छीनकर उस पर हमला कर देता है। अपनी पड़ोसी को घायल देख युन अपराधी पर वार करती है और यान की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जुंग उस पर फिर से हमला कर देता है। इसी बीच हान अपनी कार बिल्डिंग के पास रोककर यान के अपार्टमेंट में दाखिल होता है, क्योंकि उसने देखा था कि दरवाज़ा खुला है। खिड़की से बाहर झांकते हुए वह अपनी बंदूक निकालता है ताकि अपराधी को गोली मार सके, और जैसे ही वह आदमी यान पर दोबारा वार करने वाला होता है, डिटेक्टिव ट्रिगर दबा देता है। मरने से कुछ सेकंड पहले अपराधी देखता है कि उसके सिर के ऊपर वाली लाल रेखा गायब हो गई है और वह मुस्कुराने लगता है।
कुछ ही मिनटों बाद एम्बुलेंस आ जाती है और युन को अस्पताल ले जाया जाता है। अपने दोस्त को बचाने के बाद होंग यान से बात करने जाता है और उसे उसके सनग्लासेस लौटा देता है। अचानक सोन वहां आ जाती है और डिटेक्टिव को पता चलता है कि यान और उसकी भतीजी एक दूसरे को जानते हैं। सोन के मुताबिक वे दोनों प्राइमरी स्कूल में सहपाठी थीं, लेकिन जब यान के पिता की मौत के थोड़े ही समय बाद उसकी मां ने उसे छोड़ दिया तब वे अलग हो गए। किसी की जान बचाने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद यान अब लाल रेखाओं को अलग नजरिए से देखती है और अपने भाग्य को स्वीकार करने का फैसला करती है। कुछ घंटों बाद जब सूरज निकलने ही वाला होता है, यान को एक अनजान नंबर से मैसेज मिलता है और पता चलता है कि कोई और भी है जिसके पास यही क्षमता है। अगले दिन स्कूल पहुंचने पर सोन को पता चलता है कि हाई ने उसका लॉकर खोलकर वह चिट्ठी पढ़ ली है जो उसे मिली थी। पूरी क्लास के सामने अपमानित होने पर सोन ही पर हमला कर देती है और चिट्ठी वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन ही उसे धक्का देकर गिरा देती है और मारने लगती है। जब टीचर क्लासरूम में दाखिल होते हैं और दोनों को लड़ते देखते हैं तो वे सोन का पक्ष लेते हैं और उसे जल्दी घर जाने की अनुमति दे देते हैं। उधर हान जंग के अपार्टमेंट की तलाशी लेते समय उस स्टोर रूम को ढूंढता है जहां उसने संदिग्ध सामान छुपाकर रखा था। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि कमरे की दीवारें पूरी तरह लाल रेखाओं की ड्राइंग से भरी हुई हैं। घर लौटकर सोन स्कूल में मिले सनग्लासेस पहनती है और अचानक देखती है कि उसके सिर के ऊपर भी एक लाल रेखा मौजूद है। फिर जैसे ही वह अपने अंकल की तरफ देखती है तो सैकड़ों लाल रेखाएं जुड़ी दिखाई देती हैं और वह डर के मारे चीख पड़ती है। इस नए राज्य से चौंकी हुई सोन सड़क पर निकल जाती है और लोगों को घूर घूर कर उनके ऊपर की लाल रेखाएं देखने लगती है, यह समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर ये कनेक्शन किस रिश्ते को दर्शाते हैं। कुछ घंटों बाद सोन आखिरकार समझ जाती है कि उन लाल रेखाओं का मतलब क्या है और अगले दिन आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाती है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके टीचरों में से एक ऐसा है जिसने कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया, जबकि उसी समय उसे यह भी दिखता है कि हाई के सिर में अनगिनत लाल तार जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि शिक्षकों से भी। उस दिन टीचर गुजिन क्लास को एक नई स्टूडेंट से मिलवाती हैं जिसका नाम है यान। तभी ही तुरंत उसकी मजाक उड़ाने लगती है। अपनी भतीजी सोन के अजीब बर्ताव से चिंतित होकर हान उसी स्कूल जाता है ताकि टीचर से बात कर सके। जानकारी इकट्ठा करने के बाद डिटेक्टिव पूछता है कि क्या गुजिन को जुंग नाम का कोई व्यक्ति याद है, क्योंकि वह पिछले साल तक उसी स्कूल में मैथ्स का टीचर था। जब गुजिन को पता चलता है कि उनका पूर्व सहयोगी एक अपराधी निकला तो वह हैरान रह जाती हैं और बताती हैं कि जंग कभी चश्मा नहीं पहनता था। बाद में जब ही और उसका गिरोह सोन पर फिर से छत पर हमला करता है तो सोन अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने ही वाली होती है कि तभी यान वहां पहुंच जाती है। अपनी सहपाठी का बचाव करने के लिए यान ही से भिड़ जाती है और धमकी देती है कि अगर उसने उन्हें तंग करना बंद नहीं किया तो वह ही के साथ मिलकर छत से कूद जाएगी। मौत के करीब पहुंचने के बाद ही डरकर पीछे हट जाती है, मगर सोन यान को आदेश देती है कि वह दोबारा उसकी जिंदगी में दखल न दे। उस रात सोन ही का पीछा करती है ताकि सबूत इकट्ठा कर सके कि वह अपने टीचर के साथ जुड़ी हुई है। इसी दौरान सोन उनकी तस्वीर खींच लेती है जब दोनों एक होटल में जाते हैं। जब यह फोटो ही को दिखाया जाता है तो वह कहती है कि अगर यह लीक हुआ तो सिर्फ टीचर को सजा मिलेगी, क्योंकि वह ही अब भी नाबालिग है। ये सुनने के बाद सोन दूसरी योजना बनाती है। वह तस्वीर सीधे टीचर को भेजकर उससे 20 मिलियन वॉन नकद की मांग करती है। सोन का इरादा है कि इस पैसे से वह दूसरे शहर चली जाएगी, क्योंकि वह अब अपने अंकल के साथ नहीं रहना चाहती, न ही उसी स्कूल में पढ़ना। बाथरूम जाते समय यान नोटिस करती है कि सोन ने नए चश्मे पहने हैं और तुरंत समझ जाती है कि वह भी इन्हें पहनकर लाल रेखाएं देख सकती है। हैरानी से सोन कुछ सवाल करती है ताकि पुष्टि कर सके कि यान भी उन रेखाओं को देख सकती है। वह बताती है कि उसे ये चश्मे स्कूल में संयोगवश मिले थे। यान उसे बताती है कि जब जंग मारा गया था तब उसने यही चश्मे पहने हुए थे, जो यह दर्शाता है कि यह वस्तु खतरनाक हो सकती है। लेकिन यह सुनने के बावजूद सोन अपनी नई शक्ति का फायदा उठाने का फैसला करती है, क्योंकि यह उसके लिए उन लोगों से बदला लेने का सबसे बड़ा मौका है जिन्होंने उसे सताया है। उसी रात सोन अपने नए बॉयफ्रेंड के घर पर होती है जब उसे अपने टीचर का मैसेज मिलता है। टीचर उसे आधी रात को स्कूल की छत पर बुलाते हैं ताकि उसे पैसे दे सकें, लेकिन सोन को यह नहीं पता कि जब वह और यान लाल रेखाओं के बारे में बात कर रही थी तो हाई बाथरूम के एक केबिन में छिपी हुई थी, इसलिए अब ही को भी चश्मों की ताकत के बारे में पता चल गया है। तो हाई सोन का पीछा करते हुए उसके साथ आर्केड तक पहुंचती है और जब सोन अपने बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीरें खिंचवा रही होती है तभी ही उसके बैग से चश्मा चुपके से चुरा लेती है। जब सोन को एहसास होता है कि उसका चश्मा गायब है तो वह घबरा जाती है और उसे ढूंढने वापस जाती है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। गुस्से से भरकर वह यान को कॉल करती है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाती है, लेकिन फिर भी वह तय करती है कि स्कूल जाकर अपने टीचर से मिलेगी। लेकिन जब वह वहां पहुंचती है तो सोन को पता चलता है कि उसके टीचर ने पैसे देने के बारे में झूठ बोला था। उसने सिर्फ सोन को फंसाया ताकि उसे यह मनवा सके कि उनका अफेयर गुप्त ही रहे। अगर फोटो फैल गई तो न सिर्फ उसकी नौकरी जाएगी बल्कि उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे दूर हो जाएंगे। फिर भी सोन जिद पर अड़ी रहती है कि उसे 20 मिलियन वॉन का भुगतान चाहिए। बातचीत के दौरान उस आदमी को अपनी पत्नी का मैसेज मिलता है और उसे पता चलता है कि वह फोटो पहले ही उसे मिल चुकी है। गुस्से में अंधा होकर वह सोन को चट्टान से धक्का दे देता है, यह मानकर कि उसकी शादी तबाह करने की जिम्मेदार वही है। जब यान अपनी दोस्त को ढूंढते हुए स्कूल पहुंचती है
तो वह सोन को जमीन पर गिरते हुए देखती है और समझ जाती है कि उसकी हालत बेहद गंभीर है। घबराकर यान एम्बुलेंस बुलाती है और सोन के साथ अस्पताल जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाते। जब हान को पता चलता है कि उसकी भतीजी अस्पताल में है तो वह टूट जाता है और खुद को दोष देने लगता है, यह सोचकर कि सोन ने शायद खुद अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। लेकिन यान उसे यकीन दिलाती है कि सोन को किसी ने धक्का दिया था। अगले दिन जब हान स्कूल पहुंचता है तो टीचर किम से उसकी शादी की तारीख के बारे में पूछा जाता है। वह बताता है कि उसकी सगाई टूट चुकी है। अब जब वह अपनी मंगेतर से अलग हो चुका है तो किम अपनी बहन के घर शिफ्ट हो जाता है और अपनी भतीजी के लिए एक सॉफ्ट टॉय खरगोश तोहफे में लाता है। वह कहता है कि वह सिर्फ एक हफ्ते के लिए रुकेगा क्योंकि कुछ दिनों बाद कनाडा जाने की योजना है। उसी दिन स्कूल पहुंचने के बाद यान छत पर जाती है जहां उसकी मुलाकात क्योंग जिन से होती है। भले ही दोनों ज्यादा करीबी ना हों, लेकिन क्योंग जिन यह जानने में दिलचस्पी दिखाती है कि सोन को किसने धक्का दिया था, क्योंकि उसे हर तरह की जांच पड़ताल का जुनून है। दूसरी ओर ब्रेक के दौरान प्रोफेसर किम को अपनी डेस्क पर एक चश्मा मिलता है और जैसे ही वह उसे पहनकर देखता है उसे भी लाल रेखाएं दिखाई देने लगती हैं। अचानक हान कमरे में आता है और मिस गूजिन से बात करने की इजाज़त मांगता है। टीचर मानती हैं कि सोन ने खुदकुशी की होगी और खुद को दोषी मानती हैं कि उन्होंने सोन की मानसिक हालत को नहीं पहचाना। लेकिन डिटेक्टिव साफ कहता है कि उसकी भतीजी को किसी ने धक्का दिया था। फिर वह ही के बारे में पूछता है क्योंकि उसे पता चला था कि ही सोन का पीछा कर रही थी, मगर टीचर बताती हैं कि ही उस दिन स्कूल आई ही नहीं, जिससे शक और गहरा हो जाता है। केस की सच्चाई तक पहुंचने के लिए हान सोन के बॉयफ्रेंड से पूछताछ करता है। गी बताता है कि तस्वीरें खींचने के बाद सोन बेतहाशा अपने चश्मे को ढूंढ रही थी। स्टोर के सीसीटीवी फुटेज देखने पर डिटेक्टिव को साफ दिखाई देता है वह पल जब ही सोन का बैग उठाकर उसमें से चश्मा चुरा लेती है। डिनर के दौरान किम अपने नए चश्मे पहनता है और नोटिस करता है कि उसके जीजा के सिर के ऊपर बहुत सारी लाल रेखाएं हैं। जब उससे उसकी सगाई टूटने के बारे में पूछा जाता है तो टीचर बताता है कि एक दिन जब वह काम से घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को अपने ही दोस्त के साथ बिस्तर पर पाया। इसके बाद युंग और उसका जीजा बाहर जाकर बात करते हैं और किम को पता चलता है कि उसका अफेयर उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत के साथ चल रहा है। जब दोनों अपार्टमेंट लौट रहे होते हैं तो किम चौथी मंजिल का बटन दबाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है लाल रेखा उसी अपार्टमेंट की ओर इशारा करती है जहां युंग की प्रेमिका रहती है। इस पल वह लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खींचकर फिर 10वीं मंजिल तक ले जाया जाता है। अगले दिन जब वह अपनी बहन और भांजी के साथ घर आता है तो किम को एक डिब्बा मिलता है जो 4001 नंबर वाले फ्लैट के लिए आया था। वह उसे खुद देने नीचे जाता है ताकि पता लगा सके कि जीजा का राज क्या है। कुछ दिनों बाद ही और टीचर की फोटो पूरे स्कूल में फैल जाती है और छात्र शिक्षक सभी चौंक जाते हैं। अपनी जिंदगी की सबसे अहम चीजें खो देने के बाद टीचर सैंग जिन अपराध बोध और शर्म से टूट जाता है, इसलिए वह सब खत्म करने का फैसला करता है। क्राइम सीन पर जाने के बाद हान स्कूल में यान से मिलता है और उसे पूछता है कि उसकी भांजी उस रात फिर से स्कूल क्यों लौटी थी। इस पर यान डिटेक्टिव से कहती है कि वह सोन के चश्मे ढूंढे क्योंकि वही उस रात की सच्चाई समझने की चाबी है। उधर किम युंग का पीछा करता है और उसे एक आलीशान रेस्टोरेंट में अपनी 4001 वाली पड़ोसन के साथ देख लेता है। सच्चाई उजागर करने के लिए टीचर अपने जीजा को कॉल करता है और पूछता है कि वह कहाँ है, लेकिन युंग झूठ बोलकर कहता है कि वह सोल में नहीं है। जीजा को झूठा साबित करने के बाद किम घर लौटता है और फिर कुछ घंटों बाद उसी होटल पहुंचता है जहां युंग अपनी प्रेमिका के साथ ठहरा हुआ था। पकड़े जाने पर युंग सफाई देने की कोशिश करता है और किम से कहता है कि वह थोड़ी देर तक इस राज को छुपाए जब तक कि वह चाय रेन से बात न कर ले। अगले दिन किम अपना सामान पैक करता है और अपनी बहन से विदा लेता है क्योंकि उसे नहीं पता कि अब वह उसे फिर कब देख पाएगा। ऑफिस में रहते हुए उसे मैसेज मिलता है कि उसकी बहन ने गुस्से में पड़ोसी की गाड़ी को टक्कर मार दी है। पति की बेवफाई की जानकारी मिलने के बाद रयोंग अपनी कार से चिन्ह की गाड़ी को बार बार टक्कर मारती है। चिन्ह बुरी तरह डर जाता है। तभी किम अपनी बहन को शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन युंग वहां पहुंच जाता है और पत्नी का साथ देने के बजाय अपनी प्रेमिका की तरफ भागता है। इस हरकत से गुस्से में आकर किम अपने जीजा को मारता है, लेकिन उसकी बहन बीच में आकर उसे रोक देती है। जब कपल वहां से चला जाता है तो रयोंग अपने भाई को पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि असल में वही किम की प्रेमिका है क्योंकि युंग की असली पत्नी चाय रेन है। ये जानकर किम रयोंग से रिश्ता तोड़ देता है और औरत गुस्से से पागल हो जाती है। इसी बीच जब हान को अपनी भांजी की डायरी मिलती है तो उसे पता चलता है कि जो चश्मा सोन पहनती थी उससे वह ऐसी चीजें देख पाती थी जो कोई और नहीं देख सकता। इसलिए हान यान से पूछताछ करने का फैसला करता है ताकि समझ सके कि उन ड्राइंग्स का मतलब क्या है। जैसे ही यान ने लाल लाइनों का मतलब समझाया, जासूस ने कहा कि उसकी कहानी बेतुकी है, लेकिन उसे नहीं लगता कि यान झूठ बोल रही है। उसी वीकेंड यान को मियन होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल जाती है और वह पूरी रात फ्रंट डेस्क पर काम करती है। उधर जासूस हान और डोंग सारी इकट्ठी की गई जानकारी जोड़कर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सोन को टेरेस से किसने धक्का दिया था। जब वे सभी लोगों की तस्वीरें जोड़कर एक म्यूरल बनाते हैं तो नतीजे में यह सामने आता है कि प्रोफेसर सियांग जिन ने ही सब खत्म कर दिया, क्योंकि उसे अपराध बोध था कि उसी ने लड़की को धक्का दिया था। रविवार को
यान से स्कूल की 2 सहेलियां मिलने आती हैं और उसके साथ काम करने का फैसला करती हैं। जब एक ग्राहक चाबी लेकर कमरे में जाती है तो क्योंग जिन उसे पहचान लेती है और बताती है कि वह स्कूल की प्रशासनिक विभाग में काम करती है। कुछ घंटे कमरे में अकेले बिताने के बाद मंग घर लौटती है और अपने चश्मे से शहर को देखती है, जहां आसमान में लाखों लाल रेखाएं तैर रही होती हैं। उधर यान जब घर लौटती है और टीवी ऑन करती है तो पता चलता है कि पिछली रात एक और शिकार मारा गया। अपराधी को घटनास्थल के पास ही पकड़ लिया गया और उसने हंसते हुए सब कुछ कबूल भी कर लिया। तस्वीर देखकर यान नोटिस करती है कि वह अपराधी भी वैसा ही चश्मा पहने हैं जैसा उसके पास है। तभी उसे समझ आता है कि ऐसे और भी चश्मे मौजूद हैं जो लोगों को ये एस लाइन्स दिखाने की ताकत देते हैं। सोमवार को क्लास के बाद यिन यान के पास आता है और उसे अपनी स्विमिंग स्कूल आने का न्योता देता है। उसे याद है कि यान ने कहा था उसे खाली जगहें पसंद हैं। असल में पहली बार से ही यिन को यान में दिलचस्पी हो गई थी और क्योंग जिनकी वजह से उसे अब मौका मिला करीब आने का। यान को अनजाने में पानी में कूदने की इच्छा होती है, लेकिन यिन फौरन पुल में उतरकर उसे डूबने से बचा लेता है। बाद में जब उनके कपड़े सूखने का इंतजार कर रहे होते हैं तो दोनों इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं और यान अपनी लाल लाइनों वाली शक्ति के बारे में बताती है। वह कहती है कि जैसे उसके सिर पर कोई धागा नहीं है, वैसे ही यिन और क्योंग जिनके पास भी कोई धागा नहीं है। भले ही यिन इन लाइनों का मतलब न समझे, लेकिन वह यान पर भरोसा करता है। अगले वीकेंड मंग फिर से मैसन होटल के कमरे नंबर 206 की बुकिंग करती है। यान जब कॉरिडोर साफ कर रही होती है तो उसे मंग की आवाज़ सुनाई देती है, जो आईने के सामने खुद से बातें कर रही होती है, जैसे किसी को कुछ कहने की रिहर्सल कर रही हो। कुछ महीने पहले इसी कमरे में उसे वे चश्मे मिले थे जिनसे एस लाइन्स दिखाई देती थीं। तब से उसका शौक अधूरा नहीं रहा। मंग का पसंदीदा शौक है कमरे नंबर 205 के ग्राहकों को दीवार में बने छेद से झांकना। लेकिन एक दिन जब वह दूसरी तरफ म्यूजिक टीचर मिस्टर ली को देखती है तो हैरान रह जाती है। पहली बार से ही मंग को ली से प्यार हो गया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ली कालिन से मिल रहे हैं तो वह टूट जाती है। उसी पल वह रिसेप्शन पर जाकर कहती है कि वह अपना स्टे अगले दिन तक बढ़ाना चाहती है। फिर जब कालिन दोबारा ली से मिलने आती है तो मंग उसे फायर एक्सटिंग्विशर से मार देती है और उसके कपड़े पहनकर म्यूजिक टीचर से मिलने निकल पड़ती है। ली को अपने कमरे में सहकर्मी देखकर हैरानी होती है और वह और भी उलझन में पड़ जाता है जब वह आईने के सामने रटी हुई पंक्तियां बोलने लगती हैं। फिर जैसे ही मंग उसकी ओर बढ़ती है, ली उसे धक्का देकर हटाता है और कमरे से निकलने के लिए उठ खड़ा होता है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। शिक्षक को वापस बिस्तर पर ले जाने के बाद मंग बताती है कि उसने उसके पानी में नींद की गोलियां मिलाई थीं और अब वह ली को गले लगाकर उसके जागने का इंतजार करती है। लेकिन तभी उसे तकिए पर खून का दाग फैलता दिखता है और वह घबरा जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को वह गुप्त रूप से चाहती थी उसी की जान ले लेगी। जैसे ही लाल धागा गायब हो जाता है, मंग को गहरी ग्लानि होती है और वह स्टेपलर से खुद के शरीर पर कई बार वार कर लेती है। कुछ घंटों बाद कालिन किसी तरह अपने कमरे से बाहर निकलने में सफल होती है और यान को पाती है, जो उसकी मदद करके उसे बंधनों से मुक्त कराती है। फिर कालिन कमरे नंबर 205 में प्रवेश करती है और प्रोफेसर ली का शव देखती है। घटनास्थल पर पहुंचने पर हान को मयोंग का शव मिलता है और वह कमरे में चश्मे ढूंढता है, लेकिन उसे वे कहीं नहीं मिलते। जब वह यान से बात करता है तो यान बताती है कि मंग काम के दौरान हमेशा एक खास चश्मा पहनती थी और यह वस्तु पहनने वाले के दिमाग से खेलती है। उसके अनुसार मंग के पास सिर्फ एक लाल धागा था जो ली से जुड़ा नहीं था, इसलिए यह समझ पाना असंभव है कि उसने हमला क्यों किया। रात होने पर और पुलिस के चले जाने के बाद जासूस हान होटल लौटता है और उस बाटप को खाली करने का फैसला करता है जिसमें मयोंग का शव मिला था। ऐसा करते समय उसे वे चश्मे मिलते हैं और वह उन्हें पहन लेता है। आईने में देखते ही जासूस को वे लाल धागे दिखाई देने लगते हैं जिनके बारे में यान ने उसे बताया था। तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली बार।